Hello and welcome everyone to AG classes. As you might have already guessed by now that today we will be sharing the same WBCS previous years that we started a couple of days before or maybe weeks before, it doesn't matter. What matters is that today we will be doing the same thing, but from the screen that you can see, you might be getting confused that why there is English questions written there. So I would like to tell you that today आज का जो सेशन है उसमें हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज का पोर्शन भी काफ़ी डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं. मोस्ट प्रोबेबली जो होता है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड फ्रेजेस, है ना. ईडियम्स एंड फ्रेजेस से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का भी. तो आज के सेशन में हम सब करेंगे कवर अप. और इस वीडियो को स्टार्ट होने से पहले मैं कहूँगा आप लोगों से कि बहुत बहुत थैंक्स. आप लोगों के सपोर्ट की वजह से हमारा चैनल ग्रो हो रहा है. तो वीडियो में बने रहें और अंत तक देखिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए, क्योंकि बीच में एक क्या बोलते हैं सरप्राइज पैकेज है. ठीक है, इंटरजेक्शन को मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ विथ एक्सप्रेशन के साथ. तो उस पोर्शन को आप ओवरलुक ना कर जाएं कहीं स्किप के चक्कर में. तो थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल यू नो द ड्रिल. प्लीज़ प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड इफ़ यू आर ओल्ड देन प्लीज़ लाइक द सेशन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. ओके, थैंक यू. तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं. फर्स्ट जो बोल रहा है एपिक्यूरियन का मतलब क्या है. तो एपिक्यूरियन का मतलब है समवन दैट एंजॉयज प्लेजर. तो एपिक्यूरियन जो होता है वो एंजॉय करता है प्लेजर को. ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बोला है एन ऑर्थोपेडिस्ट. एक ऑर्थोपेडिस्ट जो होता है वो क्या चीज़ को डील करता है. तो एन ऑर्थोपेडिस्ट डील्स विद बोन्स. ओके, बोन्स के डॉक्टर को ऑर्थोपेडिस्ट बोलते हैं, हड्डी वगैरह जो होते हैं. ओके, इसी की तरह मैं जब स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो इंट्रो में बोला था कि ऑर्निथोलॉजिस्ट ये बर्ड से रिलेटेड होता है. इनफैक्ट जब हम लोग जनरल अवेयरनेस सर्च करते हैं और उसका एक नोट्स बनाने की कोशिश करते हैं तब एक वर्ड आता है लॉजी वर्ड, LOGY, जिसका माने होता है स्टडी. ठीक है, तो यहाँ देखिए लॉजिस्ट जो वर्ड है ये मतलब ही बता रहा है कि ये स्टडी ऑफ बर्ड्स को हम लोग बोलते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट. इसी तरीके से होता है साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल्स को बोलते हैं. हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यूज़ को बोलते हैं. इस तरह के जितने भी स्टडीज़ होते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए, आप पकड़ लीजिए. और ये जो दो तीन हैं ऑर्थोपेडिस्ट एंड ऑर्थोलॉजिस्ट, मेरे 3 साल के एग्ज़ाम्स में 2 बार दोनों आया है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एट डैगर्स ड्रॉन. डैगर्स मतलब हो रहा है आपका छुरी वगैरह को बोलते हैं. ठीक है, ये बड़ा नहीं होना चाहिए था लेकिन मैं आप लोगों के लिए विजिबल होने के लिए मैं यहाँ पर बड़ा करके लिखा हूँ. डैगर्स मतलब हो रहा है छुरी, ड्रॉन मतलब है कि डैगर्स निकाल देना. तो मतलब क्या हुआ, आप किसी से बात कर रहे हैं या अचानक से आप डैगर्स तो नहीं निकालते हैं जब तक कि आपका झगड़ा नहीं हो, है ना. तो वही माने फ्रेजेस के जो होते हैं ना वो मैं सिंपल लॉजिक से अपने दोस्तों को ही बताया हूँ. आज मैं आप लोगों के साथ सबके साथ शेयर करना चाहूँगा कि डैगर्स ड्रॉन या कोई भी फ्रेज़ आप सिंपली अगर आपका थोड़ा बहुत भी इंग्लिश समझ में आता है ना कि क्या माने बोल रहा है, उसी समझ में आ जाएगा कि ये इसका ऑप्शन कौन सा होगा. डैगर्स ड्रॉन मतलब क्या हुआ, छुरी निकालना. छुरी कैसे निकालिएगा, आप दोस्त के साथ छुरी निकालिएगा नहीं, जिसके साथ झगड़ा होगा. तो ऑन बैड टर्म्स विथ मतलब किसी के साथ भी अगर झगड़ा हो वगैरह हुआ है, बैड टर्म्स मतलब ही समझ में आ रहा है कि लेन देन में कुछ उल्टा फुल्टा हो गया या कुछ भी हो सकता है, तो उस वक्त ही आदमी डैगर्स निकालता है. डैगर्स मतलब हुआ छुरी. नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है गिफ्ट ऑफ द गैब. ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके 2-3 आंसर्स होते हैं. ठीक है, एक मैं BCS के आंसर्स लिख दे रहा हूँ. BCS के इलोक्वेंस. अब आप बोलिएगा कि भैया गिफ्ट ऑफ द गैप तो समझ में आया ही नहीं, अब आप एक और एलोक्वेंस लिख दिए जो कि ये भी तो एक नया वर्ड हो गया. ठीक है, तो गिफ्ट ऑफ द गैप का मेन मीनिंग होता है टैलेंट ऑफ स्पीकिंग, बोलने का एक कला बोल सकते हैं. ठीक है, तो आप इसको साइड में लिख के रखिए. एलोक्वेंस वगैरह का भी मीनिंग क्या होता है,
टैलेंट ऑफ स्पीकिंग, ये टैलेंट फॉर स्पीकिंग जो भी हो, बात करने का, ठीक है। घबराइएगा मत अगर स्पेलिंग वगैरह बहुत ज़्यादा कचड़ा हो जा रहा है, आपको PDF मिलेगा, डिस्क्रिप्शन से ले लीजिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई चिंता की बात नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, बहुत ही हौच पौच हो जा रहा है, और माफ़ करिएगा कि मैं रेड इंक को यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, ग्रीन को यूज़ किया जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। डार्क हॉर्स, अब ये जो है, ये क्वेश्चन को हम लोगों अपना मीनिंग नहीं निकालना होगा, इसको तो याद ही कर लेना होगा। काला घोड़ा काला घोड़ा जो होता है, थोड़ा बहुत हम लोग दिमाग भी लगा सकते हैं, मीनिंग भी लगा ही सकते हैं। जो मैं पहले बोला हूँ वो मीनिंग ही को लगाते। चलिए, काला काला जादू वगैरह होता है ना, तो कोई चीज़ एक सीक्रेट कुछ अलग सा चीज़ होता है ना, काला, डार्क वर्ड। तो डार्क घोड़ा, तो इसका फ्रेज जो होता है वो यही होता है कि समवन पोजेसिंग अ डार्क या सीक्रेट, ठीक है, सीक्रेट होता है जो पोजेसिंग, समवन पोजेसिंग, मैं समवन यहाँ पर नहीं लिखा हूँ, आंसर में आप लोग लिखिएगा कि समवन पोजेसिंग अ डार्क सीक्रेट, डार्क सीक्रेट, ठीक है। मतलब कि डार्क हॉर्स आप अलग अलग फ्रेज में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कोई लीस्ट एक्सपेक्टेड इंसान होता है, जैसे कि आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी एक बंदा को XYZ, चलिए हमको ही पकड़ लीजिए, कि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं UPSC क्रैक कर लूँगा, ठीक है, सपोज कर लीजिए, कोर्ट्स में रखिए UPSC को, तो अचानक से पता चला कि मैं UPSC क्रैक कर लिया, तो यार ये तो मैं एक डार्क हॉर्स हुआ ना, कि अनएक्सपेक्टेड, ये एक डार्क सीक्रेट था मेरे अंदर, है ना। तो होप सो आपको मीनिंग थोड़ा बहुत समझ में आता होगा। मैं इंग्लिश का उतना अच्छा टीचर नहीं हूँ जितना जनरल अवेयरनेस वगैरह का, हिस्ट्री वगैरह का, ठीक है। तो आगे चलते हैं। मिसेंथ्रोप, एक मिसेंथ्रोप जो होता है वो कौन होता है, ये क्वेश्चन में आस्क किया है। तो मिसेंथ्रोप जो होता है ये डिसलाइक करता है हर इंसान को, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो जितने सारे और भी होते हैं, डिसलाइक्स वुमेन, डिसलाइक्स ये वो सब भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मिसेंथ्रोप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ। मिसेंथ्रोप जो होता है वो डिसलाइक करता है एवरीवन, वो डिसलाइक्स एवरीवन, सबसे चिढ़ता है या नफ़रत करता है, जो आप समझिए, समझने पे नहीं जाना है, मेन है हम लोगों को वर्ड देखना है। मिसेंथ्रोप देखा, माइसोगाइनिस्ट भी होता है, कोई शादी से डरता है, कोई ये वो, बहुत सारा इसके लिस्ट है, बट ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ। सेशन अच्छा चल रहा है तो लाइक बटन टीप दीजिए भैया, क्या जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 अब आपके स्क्रीन पे आ गया है। आफ्टर क्वेश्चन नंबर 6 अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन रिटन फ्रॉम 7 to 14, so because of the reason that I will be also sharing with you the one question which is most important in this English portion, sorry, I beg your pardon, because of the मेरा तो ज़बान कट गया था, इसलिए थोड़ा सा इंग्लिश बोलने में कंफ्यूज हो गया, मतलब कि मैं स्लिप आउट हो गया, और कोई बात नहीं है। और ये मैं बार बार इसलिए भी किया हूँ क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ है जो कि मेरे इस क्या बोलते हैं नेगेटिविटी को काटेगा, कि टू एयर इज़ ह्यूमन, मतलब एरर होना इंसान के अंदर एक प्रॉपर्टी दिया गया है कि गलती इंसान से ही होता है, बट टू फॉरगिव इज़ डिवाइन, ये मैं बार बार बोलता हूँ आप लोगों को। और अब आपको आंसर भी लिखना होगा, बेग योर पार्डन अनदर टाइम कि मैं सही इंक यूज़ नहीं किया, ठीक है। तो डिवाइन होगा आंसर, ये मैं जानबूझ के नहीं किया था, लेकिन सुपर नेचुरली मेरे को ऐसा एरर हुआ मेरे साथ। खैर चलिए, अच्छा ही है कि मैं एग्जांपल दे सका आप लोगों को। तो पहला क्वेश्चन जो इस स्क्रीन पे दिया हुआ है, हैंड एंड ग्लव। तो हैंड एंड ग्लव का मतलब क्या होता है, बिना किसी बकवास के मैं जल्द से जल्द आप लोगों को बता दूंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं हो, ठीक है। तो इंटीमेट टर्म्स को बोलते हैं हैंड एंड ग्लव, इंटीमेट टर्म्स, मतलब लेन देन वगैरह होता है, आपस में जो लेन देन होते हैं, तो एक हैंड एंड ग्लव्स, तो देखिए हाथ में ही ग्लव रहता है, तो जितने क्लोजनेस हैंड एंड ग्लव को होता है वैसे ही होता है। किसी के साथ अगर आपको
हैंड एंड ग्लव रिलेशन रखना है, तो इंटीमेट टर्म्स हो गया। नेक्स्ट जो है टावर डी फोर्स, जब मैं इसको फर्स्ट टाइम देखा था ना, मुझे लगा कुछ ताकत के बारे में, क्योंकि ये साइंस स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम देखेंगे फोर्स, मास एक्सेलरेशन, लेकिन इसका बात ही अलग है। ये फिर भी मास एंड एक्सेलरेशन से मिलता है, अगर आप छोटा सा पीछे समझिएगा तो मास एक्सेलरेशन से ये मिलता है कि इसका जो दो वर्ड है ना वो ए में है, ठीक है। उसके बाद मास्टरपीस बन जाता है वो, मास्टरपीस, ठीक है। ये फोर्स का मास्टर, मास इनटू एक्सेलरेशन। और आप लोगों को मैं सच बताऊंगा, आप लोगों की दुआ के ही वजह से बदौलत मैं ये इतना परफॉर्म कर पा रहा हूँ। मैं ये कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया था, ना मैं ये वाला प्रिपेयर किया था, ना मैं ये प्रिपेयर किया, लेकिन आप लोगों का इतना सपोर्ट देख के मेरे अंदर से एक अलग सा उमंग जारी हुआ है, ठीक है। तो खैर फोर्स का एम ए होता है, मास्टरपीस देखेंगे वहीं से मार देंगे, ख़त्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सी आई टू आई, तो आँख में देखना, तो मतलब क्या हुआ कि मतलब ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, आई एम वाचिंग यू, तो टू एग्री विथ समवन होगा, ठीक है। अच्छा एक मिस हो गया ना, जेनोसाइड। जेनोसाइड रेशियल किलिंग होता है, ठीक है। रेशियल किलिंग को बोलते हैं जेनोसाइड। जेनोसाइड, सुसाइड, अलग अलग वर्ड होता है। साइड मतलब ही होता है किलिंग के बारे में, जैसे हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, लॉजी के बारे में पढ़ा था, लॉजी स्टडी के बारे में था। तो साइड जो मतलब होता है वो किलिंग, जेनो मतलब होता है एक जनरेशन का किलिंग करना, ठीक है। तो सी आई टू आई मैं बता रहा था, टू एग्री विथ समवन, टू एग्री विथ समवन, किसी के साथ एग्री कर लेना है ना, आँख से बोलते हैं मिला लेना। हॉब्सन्स चॉइस, ये वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बीसीएस में ये भी बार बार रिपीट करता है। तो ये क्या होता है भैया, इसका कभी कभी फिलिंग द ब्लैंक्स में भी दे देता है कि टेकिंग व्हाट इज़ अवेलेबल, मतलब कि एक हॉब्सन चॉइस का एक एग्जांपल दे देता है कि मतलब ये चॉइस जो है, मतलब आपका ही चॉइस है, लेकिन क्या है, टू टेक व्हाट इज़ अवेलेबल, टू टेक व्हाट इज़ अवेलेबल, मतलब कुछ भी जो भी अवेलेबल है उसको ले लेना। अब हम लोग जैसे बोलते हैं, इसका हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं कि नाउअडेज जॉब इज़ लाइक अ हॉब्सन चॉइस फॉर एवरीवन, है ना। इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से जो इकोनॉमिक कंडीशन हमारा इतना नीचे हुआ है, अभी हॉब्सन चॉइस है कि कोई भी जॉब मिले आप ले लीजिए, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, ये उसी की तरह हॉब्सन चॉइस, टू टेक व्हाट इज़ अवेलेबल, और थोड़ा सा चेंजेस भी है इसमें, और टेक नथिंग एट ऑल, और टेक नथिंग एट ऑल, ठीक है। ये एट द रेट मैं लिख दिया हूँ, होप सो आपको समझ में आ जाता होगा। एट द रेट में ऐट है, नहीं भी समझ में आया तो पीडीएफ से आप देख लीजिएगा। अब पीस ऑफ माइंड, माइंड का एक पीस मांग रहा है, तो पीस ऑफ माइंड क्या हुआ भैया, एक सेकंड, थोड़ा सा स्क्रीन हिल गया है, मेरा भी पीस ऑफ माइंड हिला दिया इस, ये क्या बोलते हैं, होल्डर ने, क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या बोलते हैं। तो अ पीस ऑफ माइंड का आंसर होगा एक्सप्रेस्ड एंग्विश, गुस्सा, गुस्सा को एक्सप्रेस करना, एक्सप्रेस्ड एंग्विश, एंगर से निकला भाई ये वर्ड एंग्विश, ठीक है। नेक्स्ट, अंडर द वेदर, कोई चीज़ हम लोग बोलते हैं ना कि भाई आज मैं बहुत ही अंडर द वेदर फील कर रहा हूँ, मतलब क्या है कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, फीलिंग अनवेल को बोलते हैं अंडर द वेदर, ठीक है। तो लिख लेते हैं, फीलिंग अनवेल को बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो 15 नंबर क्वेश्चन है उसको मैं एकदम स्क्रीन पे अच्छे से बड़ा करके लिखूंगा। इंटरजेक्शन के बारे में मैं बताऊंगा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इंटरजेक्शंस है उनके मीनिंग्स, उनके एग्जाम्पल्स कुछ मैं आपको ओरली में बताऊंगा, तो उनके उसके अलावा और कहीं से आता नहीं है। इंटरजेक्शन भी बार बार एक दो क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन तो देते ही है इंटरजेक्शन से। अगर आपका थोड़ा सा बैड लक भी रहा या गुड लक बोले, जिसके लिए आता है उसके लिए तो गुड लक है, जिसको नहीं आता उसके लिए बैड लक है, तो दो भी दे देते हैं, नहीं तो मोस्टली एक तो देते ही हैं इंटरजेक्शन के पोर्शन से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आगे चलते हैं। अब स्क्रीन पे मैंने कुछ इंटरजेक्शंस लिखे हैं लेफ़्ट हैंड पे, और मीनिंग भी लिखा हूँ राइट हैंड साइड पे, आप देख सकते हैं।
अच्छे से कॉलम बना के ही लिखा हूँ। तो अब जो है आपको अपने एयरफोन्स को और टाइटली फिक्स कर लेना अपने एयर में, क्योंकि मैं इंटरजेक्शन पढ़ूँगा और फिर उसका मीनिंग मैं पढ़ूँगा, जो कि आपको दिखाई भी दे रहा है। इसमें कोई सरप्राइज़ होने वाली बात नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम्पल जो है वो मैं ओरली बताऊँगा, तो वो यहाँ ना लिखा हुआ है और ना ही आपको PDF में मिलेगा। तो अगर आपको और भी अच्छे से सीखना है ये इंटरजेक्शंस को किस तरह प्रोनाउंस करते हैं, तो उसको आपको गौर से सुनना पड़ेगा और विदाउट एनी भगाए हुए। तो पहला जो है वो है आह। तो आह वर्ड अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग एक्सप्रेशन निकालता है। एक एक्सप्रेशन आप देख सकते हैं कि रियलाइजेशन के बारे में, मतलब कि कुछ फॉल्ट वगैरह या कुछ भी आप, तो हम लोग बोलते हैं आह आई अंडरस्टैंड माई फॉल्स, ओके। तो ऐसे भी निकालते हैं आवाज़। तो ये जो आवाज़ निकलता है ये रियलाइजेशन के बारे में है कि हाँ मेरे को अपना गलती का एहसास हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो है फीलिंग सरप्राइज्ड, सेम आह की आवाज़ से, बट यहाँ जो प्रोनंसिएशन है इस पे डिपेंड करता है इंटरजेक्शन। जैसे कि मैं बोल रहा था फ्रेज़ जो होता है वो आपका मीनिंग पे डिपेंड करता है कि किस तरह से आपको ये मीनिंग बोलना है। ये जो होता है फुल्ली एक्सप्रेशन पे होता है, ठीक है। इसीलिए ज़्यादातर मीनिंग में देखिए एक्सप्रेसिंग 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 एक्सप्रेसिंग, मतलब आपका एक्सप्रेशन क्या हो रहा है, आह आई रियलाइज माई फॉल्स। तो मतलब क्या हो रहा है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। ये रियलाइजेशन के बारे में। सेम आपका वर्ड आह यूज़ ही होगा, बट वहाँ सेंटेंस में फीलिंग क्या होगा, सरप्राइज्ड होगा। जैसे कि एक सेंटेंस देखिए, आह यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द इंटरव्यू। मतलब क्या हुआ, you have successfully completed the interview. See the reaction of your eyes, hand and your gesture. Okay. मोस्टली ये जो हार्ड पोर्शन है थोड़ा मैं इतना आसान नहीं बोलूँगा, बट जो कि इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से आ रहे हैं उनके लिए ये काफ़ी आसान है ना। तो फीलिंग सरप्राइज्ड हो गया, एक्सप्रेस रियलाइजेशन हो गया। नेक्स्ट हम लोग एक्सप्रेसिंग प्लेजर करते हैं, ठीक है। तो एक्सप्रेसिंग प्लेजर में क्या होगा, उसमें भी सेम होगा, बट यहाँ पर जो, तो ये एक्सप्रेस करेगा प्लेजर, ठीक है। योर प्रेजेंस मेक मी हैप्पी और एनीथिंग एल्स, ठीक है। ऐसा टाइप का जब बोलते हैं तो क्या हुआ है कि हम लोग बहुत खुशी का एहसास कर रहे हैं, लेकिन वर्ड जो इंटरजेक्शन का वो सेम रह रहा है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है BCS के पॉइंट ऑफ व्यू से। एलास जो है सॉरो ग्रीफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसको स्टार मार्क आप कर सकते हैं। सॉरो बोलिए, ग्रीफ बोलिए, हर दुख के जितने भी चीज़ होते हैं वो अलास वर्ड से ही होते हैं। मतलब कि अगर कभी बोलता है कि अगर आप ग्रीफ को एक्सप्रेस करना है या सॉरो को एक्सप्रेस करना है तो अलास आप बेझिझक मार दीजिएगा। मैं उसका एक सेंटेंस पढ़ देता हूँ। अलास द लॉस द फुटबॉल मैच, है ना। ऐसा लग रहा है कि किसी को बहुत ही दुख पहुँचा कि वो लोग फुटबॉल मैच हार चुके हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं ओ डियर, जो कि मतलब कि किसी को पिटी, मतलब किसी के ऊपर ये मतलब कि बेचारा, जैसे बेचारगी को इजहार करना। पिटी जो वर्ड होता है वो बेचारगी को इजहार करना होता है। तो वो कैसे होगा, ओ डियर डिड यू हर्ट योरसेल्फ। समझ रहे हैं ना, समझना होगा। एक्सप्रेशन के ऊपर ही इंटरजेक्शन डिपेंड करता है। ओ डियर, ऐसे ओ डियर डिड यू हर्ट योरसेल्फ। तो मेरा एक्सप्रेशन आप देखें, समझ में आने लगा, अच्छी बात है भैया। लाइक को तो इसमें कम से कम 10-20 लाइक्स मैं एक्सपेक्ट करूँगा। इतना मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा सा तो आपको गिव अप करना होगा बॉस। ब्रेवो एंड हुर्रे, ये एक्सप्रेस करता है जॉय के बारे में, मतलब कि खुशी। जब हम लोग जैसे जीत के मौके में हम लोग बोलते हैं ना, ये वाला तो इनफैक्ट क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क वाला जो वो होता है, क्वेश्चन आता है, उसमें आता है हुर्रे हुर्रे वी वॉन द मैच, है ना। इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। या ब्रेवो यू डिड अ ग्रेट जॉब, ब्रेवो। किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट भी यहाँ लिख सकते हैं आप, यहाँ कॉन्ग्रेचुलेट, ठीक है। होप सो आपको ये वाला इंटरजेक्शन का पोर्शन कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप थोड़ा बैक में जाके देखिए, और इस पेज का मैं बोलूँगा आप लोगों को स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, ठीक है, या फ़ोटो ले लीजिए, जो करना करिए। नेक्स्ट जो है हम लोग 16 नंबर, ये जो क्वेश्चन का ये पोर्शन था, ये 15 नंबर क्वेश्चन को कवर अप कर रहा था, पूरा इंटरजेक्शन का पोर्शन, जो मैं जितना हो सका मैं बताया हूँ। आप लोगों को जितना हो सका समझिए और आगे फॉरवर्ड करिए इस वीडियो को, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 जो होगा वो फिर हम लोग जनरल अवेयरनेस के पोर्शन में आगे जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 अब आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि जनरल अवेयरनेस का पोर्शन है, जो हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। पिछले वीडियो को हम लोगों ने 3 वीडियो इसके बना चुके हैं जनरल अवेयरनेस के, और मैंने ये चैलेंज दिया था कि आपका जो ये एजे क्लासेस का चैनल है, इनमें से जितने भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन शेयर करूँगा उसमें से 20 से 25 अगर नहीं लड़ता है तो मैं ये चैनल को डिलीट कर दूँगा, ठीक है। तो देखना ये है कि आएगा कि नहीं, ठीक है। तो इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। रज़म नामा इज़ अ पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ, नाम में ही लिखा हुआ है, सही से अगर पढ़िएगा तो रामायणा, ठीक है। नेक्स्ट, सुलह कुल पॉलिसी था एक, सुलह मतलब कि एक सुलह, ये उर्दू वर्ड है, पर्शियन वर्ड था, उसको फिर चेंज कर दिया गया, ठीक है। कुल मतलब होता है कि पूरा, ऑल, फॉर ऑल, ठीक है। सुलह मतलब होता है कि पीस रखना। तो सुलह ए कुल पॉलिसी जो है ये पीस फॉर ऑल है, और ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया गया था अकबर ने इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था। और जैसा कि मैं पहले भी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि 2 किंग ऐसे हैं जो कि BCS के मेजर किंग्स बोले जाते हैं उनको, एक अकबर द ग्रेट, एक अशोका द ग्रेट। पूरा पेपर में अगर आपको 2 से 3 क्वेश्चंस या 4 क्वेश्चंस में मैं बोलूँगा, अगर अकबर या अशोका का नहीं आया तो वो BCS का पेपर हो ही नहीं सकता, ये मैं दावा के साथ कह सकता हूँ। चलिए आगे पढ़ते हैं। साइंस का एक क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा अजीब सा है, बट ये भी क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। तो क्वेश्चन है कि द इमर्स्ड पोर्शन ऑफ अ पीस ऑफ प्योर आइस फ्लोटिंग इन वाटर इज, तो ये जो होता है 11/12 होता है ऑफ इट्स वॉल्यूम। आप इतना याद रख लिए, काफ़ी रहेगा। 11/12 ऑफ इट्स वॉल्यूम, जितना भी उसका वॉल्यूम होगा उसका वो 11/12 पोर्शन आपको इमर्स रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है 2022 का CWG, तो ये CWG है कॉमनवेल्थ गेम्स। 2018 में ये क्वेश्चन आया था और अभी तक 2022 आया नहीं है, और ना ही इसमें कोई चेंजेस आया है। तो इसलिए ये जो 2022 का कॉमनवेल्थ गेम्स है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ना। तो ये जो है ये हमारा डरबन में होने वाला है। डरबन है साउथ अफ्रीका में, इनफैक्ट शायद कैपिटल भी है, ठीक है। चेक कर लीजिए कैपिटल है कि नहीं, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि डरबन क्या साउथ अफ्रीका का कैपिटल है या नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, वो बोल रहा है कि द मुल्ला पेरियार डैम, जो मुल्ला पेरियार डैम है, इज़ अ काउज ऑफ डिसकनेक्ट, झगड़ा का रीज़न है कौन से 2 स्टेट्स के बीच में। तो ये तमिलनाडु और केरला के बीच में है, तमिलनाडु एंड केरला। मैं अभी तक का केरला लिखता था, लेकिन अब केरला लिखने वाला हूँ। यहाँ मैं ई देता था, इसलिए मैं फिर से रीचेक किया हूँ, तो केरला नहीं होता है, केरला होता है। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हड़प्पन साइट इन राजस्थान, तो ये कालीबंगन, मुझे लग रहा है जहाँ तक कि शायद ये वाला फिर से रिपीट हो रहा है। किसी एक जनरल अवेयरनेस में मैं दे दिया था, बट ये BCS में भी इम्पोर्टेंट है, क्या करिएगा। दोनों कभी कभी क्या होता है इंटरसेक्शन, मतलब कि हम लोग पढ़ते हैं ना मैथ्स में A इंटरसेक्शन B, तो कभी कभी इंटरसेक्शन हो ही जाएगा, क्योंकि BCS तो आसमान से कहीं से क्वेश्चन नहीं लाएगा ना, जिधर जनरल अवेयरनेस है उधर ही नज़र जाता है। तो अनफॉर्चुनेटली ये वाला शायद रिपीटेड वर्जन है जो मैं NTPC में दे चुका हूँ। कोई बात नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता रहता है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये वेस्ट बंगाल का प्योरली क्वेश्चन है। वेस्ट बंगाल का लैंड रिफॉर्म एक्ट ये कब फोर्स में आया था, ये क्वेश्चन है। तो ये 1955 में फोर्स में आया था, ठीक है। नेक्स्ट पेज में हम लोग जल्द से जल्द इसको सेशन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और ठीक है, थोड़ा सा स्क्रीन पे प्रॉब्लम हो रहा है, अब नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 23 से लेके 30 मैंने इस स्क्रीन पे लिख दिया हूँ, थोड़ा एडजस्ट करके छोटा छोटा लिखा हूँ। खैर क्योंकि आप लोगों को PDF तो प्रोवाइडेड है,
तो अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो PDF में जाके प्लीज़ उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स हैज़ बिन डिक्लेयर्ड अ। वेटलैंड का मामला यही है कि रामसर नाम के एक साइंटिस्ट ने स्टार्ट किया था, तो ये रामसर साइट बन गया है। इनफैक्ट रामसर नाम का कोई आदमी नहीं था, रामसर एक जगह का नाम है, ठीक है। तो ये रामसर साइट बन गया है, रामसर साइट SIT, ठीक है। ईस्ट कोलकाता वेटलैंड जो है ये आपका न्यू टाउन एरिया के पास पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 बोला है धाने खाली इज़ फेमस फॉर। तो धाने खाली इज़ फेमस फॉर टाट इंडस्ट्री, ठीक है। टाट इंडस्ट्री का काम होता है वहाँ पर। टाट एक मोटा सा कपड़ा होता है, ठीक है। तो उसके लिए फेमस है धाने खाली। ये वेस्ट बंगाल ज्योग्राफी का पोर्शन है। कार्नेटिक वार किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में हुआ था, मतलब इन दोनों के बीच में हुआ था, जिसमें आराम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कार्नेटिक वार्स में हरा दिया था फ्रेंच को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, वो बोल रहा है कि फर्स्ट मास मूवमेंट स्टार्टेड बाय गांधी जी। तो पहला मास मूवमेंट मतलब जिसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट किए थे वो था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये बार बार आता रहता है किसी भी एग्ज़ाम की जनरल अवेयरनेस के लिए। वास्को डी गामा का इंडिया आना बहुत ही इजी है, मतलब मोस्ट को याद हो जाता है, बट क्या है कि मैं जब चैलेंज लिया हूँ कि चैनल को डिलीट कर दूंगा अगर 20 से 25 क्वेश्चन नहीं लड़ता है, तो भैया ये क्वेश्चन बार बार आता है, मैं चांस नहीं लेना चाहूँगा। 1498 AD में। नेक्स्ट, हु रोट मृच्छकटिकम। तो मृच्छकटिकम शूद्रक ने लिखा था। ये आपका गुप्ता पीरियड के आसपास का एक राइटर है शूद्रक, तो उन्होंने लिखा था ये SHUDRAK, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंडामेंटल ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव ऑफ पंचायती राज वाज टू इंश्योर। तो इंश्योर करता है वो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को, मतलब सेंटर से सब चीज़ चलेगा। और डेमोक्रेटिक वर्ड जो होता है ना, हम लोगों की कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो है S3DR। तो उस DR में ये D जो वर्जन होता है इसका नाम होता है डेमोक्रेटिक। या डेमोक्रेटिक मतलब कि पीपल का राइट्स को उनके हक के साथ कुछ भी ना भेदभाव किया जाएगा और ना ही कुछ और किया जाएगा, ठीक है। मतलब कि और भी है, इनके अलग अलग मीनिंग हैं। डेमोक्रेटिक का एक और मीनिंग ये भी निकलता है कि पीपल को राइट दिया जाएगा वोट करने का, ठीक है। कोई भी इनहेरिटेंस नहीं रहेगा, मतलब ये नहीं कि राजा और राजगद्दी की तरह प्रेसिडेंटशिप को भी ट्रांसफ़र किया जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट ऑफ टुडेज क्वेश्चन, ECF का फुल फॉर्म है इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क। इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क, ये हमारे क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स पोर्शंस हैं। इकोनॉमिक्स को भी भूलने का नहीं है। नेक्स्ट मैं इकोनॉमिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा, और पॉलिटी जो कि एक लड़के ने कमेंट किया था, तो मैं पॉलिटी भी दूंगा नेक्स्ट में, ठीक है। या इसके नेक्स्ट में मैं जो नेक्स्ट बना रहा हूँ मैं उसका थोड़ा सा एक जिस्ट है, हल्का सा एक प्रिसाइज बता दे रहा हूँ कि मैं जो नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ वो ये है कि मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स फॉर द ईयर ऑफ 2021, ठीक है। तो जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड नथिंग बट शेयर द वीडियो।